हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए। देखिए एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी पेपर 2 में पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का अस्तित्व था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों का अस्तित्व था, तो वह हो जाएगा 16 महाजनपदों का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। तो जितने भी पॉइंट हैं देखिए सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह हो जाएगा बिंबिसार था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मगध साम्राज्य का सबसे पहला शक्तिशाली शासक था बिंबिसार हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बिंबिसार 544 ईसा पूर्व 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक थे और उन्हें मगध की वास्तविक शक्ति का आधार रखने वाला माना जाता था। उन्होंने वैवाहिक संबंधों और सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार शुरू किया था। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो पृथ्वी के 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे विषुवत रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा कहलाती है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विषुवत रेखा इक्वेटर भूमध्य रेखा यह 0 डिग्री 0 अक्षांश पर स्थित होती है और पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। और देखिए यह रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होती है और इसे 0 अक्षांश लैटिट्यूड माना जाता है। इसके उत्तर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए जितने भी पॉइंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को सैन्य नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। तो किस शासक को सैन्य और नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और बिंबिसार को सेनिया या श्रेणी के नाम से जाना जाता था और सेनिया का अर्थ होता था वह जिसके पास सेना हो। बिंबिसार पहले ऐसे भारतीय शासक माने जाते हैं जिन्होंने एक नियमित और अस्थायी सेना रखी थी। यह सभी पॉइंट नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वह हो जाएगा चंपा थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। देखिए प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग की राजधानी चंपा वर्तमान में है भागलपुर बिहार के पास थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जीवक वैद्य किसके दरबार में आए थे। तो प्रसिद्ध जीवक वैद्य किसके दरबार में थे, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा बिंबिसार के थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीवक मगध सम्राट बिंबिसार के राजवैद्य थे। उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में पूरी की थी और उन्हें भगवान बुद्ध का भी व्यक्तिगत चिकित्सक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून के सूर्य की किरणें
किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिसमें देखिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो आपका राइट आंसर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है। इस घटना को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। तो याद रखिएगा, जियोग्राफी से क्वेश्चन भी लिए हैं। देखिए जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री से सभी से क्वेश्चन लिए हैं और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो जाके उसको जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टाइटन किस ग्रह का सबसे प्रसिद्ध बड़ा और उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा उपग्रह है? तो वह हो जाएगा शनि का हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो वह हो जाएगा नंद वंश का था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए नंद वंश सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट नंद वंश का अंतिम शासक घना नंद था। यूनानी लेखकों के अनुसार नंदों की विशाल सेना के डर से ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गढ़ संघ गणतंत्र था? तो कौन सा महाजनपद एक गढ़ संघ और गणतंत्र था? तो वह हो जाएगा वज्जी हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वज्जी महाजनपद का एक गढ़ संघ और गणतंत्र था राज्य। देखिए वज्जी जो है, वज्जी यह एक शक्तिशाली महाजनपद था जो गढ़ या संघ एक प्रकार का गणतंत्र था। शासन प्रणाली के अधीन था। यहाँ शासन की शक्ति किसी एक राजा के पास ना होकर कई सदस्यों के समूह के पास होती थी जिन्हें राजा कहा जाता था। इसकी राजधानी है वैशाली है। देखिए वज्जी की राजधानी वैशाली थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, रोटेशन करती है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लगभग 24 घंटे में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसे दैनिक गति या घूर्णन रोटेशन कहा जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उदयन हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए हर्यक वंश के शासक उदयन, जिन्हें उदयभद्र भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। इन्होंने इस शहर को गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया और अपनी राजधानी को राजगृह गिरिव्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिनमें मौसम की सभी घटनाएं बादल वर्षा होती हैं? तो वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी होती हैं, जैसे बादल वर्षा कोहरा, तो किसमें होती है? तो वह हो जाएगा क्षोभ मंडल में। यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जहां हम रहते हैं, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं लगभग सभी बदलाव आते हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा और तूफान इसी परत में होते हैं, तो क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह हो जाएगा राजगृह
और गिरिवृज थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा तीसरा। देखिए समझते हैं। देखिए मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगृह थी, जो पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सामरिक रूप से बहुत सुरक्षित थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने परिक्रमण से क्या होता है? तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे क्या होता है? तो वह हो जाएगा ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सीजन परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। इसके साथ पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना ही मौसम और ऋतुओं में बदलाव का मुख्य कारण बनता है। तो देखिए जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में राजा द्वारा वसूला जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कर भाग कितना था? तो महाजनपद काल में राजा द्वारा वसूला जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कर भाग क्या था, कितना था? तो वह हो जाएगा उपज का 1/6 हिस्सा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछा जाता है। देखिए महाजनपद काल में राजा द्वारा वसूला जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कर भाग उपज का 1/6 हिस्सा था। यह कर कृषकों पर उनकी कृषि उपज पर लगाया जाने वाला प्राथमिक कर होता था। इस व्यवस्था के तहत यदि किसी किसान ने 6 बोरी अनाज पैदा किया है तो उसे 1 बोरी कर के रूप में राजा को देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल मार्स के 2 छोटे उपग्रहों के नाम क्या हैं? तो मंगल ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों के क्या नाम हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे फोबोस हो जाएगा और डीमोस हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मंगल मार्स के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रहों के नाम होते हैं। तो एक फोबोस होता है और एक डीमोस होता है। ये दोनों उपग्रह चट्टानी हैं और इनका आकार आलू जैसा अनियमित होता है, जिन्हें 1877 में खगोल शास्त्री असाफ हाल द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो शिशुनाग का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो वह हो जाएगा काला अशोक हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके प्लीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करवा रही हूँ एक भी क्वेश्चन देखिए फालतू नहीं है, सभी एनसीईआरटी से हैं, सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन और एक भी क्लास मिस मत करिए, ज़रूर देखिए इसको जाके। देखिए काला अशोक के शासनकाल के दौरान ही लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। वह शिशुनाग वंश का शासक था और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 366 दिन होते हैं। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, जिससे कुल दिनों की संख्या 366 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो नंद वंश का वह कौन सा शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो वह हो जाएगा घनानंद हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए घनानंद यह नंद वंश का 9वां और अंतिम शासक था। वह अपनी विशाल संपत्ति और क्रूर शासन के लिए जाना जाता था। देखिए चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में लगभग
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम किस देशांतर रेखा से मापा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 82.5 हो जाएगा, 82.5 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय मानक समय IST की गणना 82.5 या 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर की जाती है। यह मानक एवमोत्तर स्टैंडर्ड मेडियन उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के पास से होकर गुजरती है और इसे पूरे देश के लिए मानक समय रेखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका राइट आंसर। तो सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो वह हो जाएगा 74वां संशोधन द्वारा दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? तो महाजनपद काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार या कर होता था बलि महाजनपद काल में। देखिए, महाजनपद काल में और उससे पहले के वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ राजा को अपनी प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार होता था। और देखिए, ऋग्वैदिक काल में ये एक स्वैच्छिक भेंट भी जो कबीले के लोग अपने मुखिया राजन को सम्मान और सुरक्षा के बदले देते थे। और देखिए, परिवर्तन आया महाजनपद काल में, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह स्वैच्छिक उपहार धीरे धीरे एक अनिवार्य कर में बदल गया और इसे वसूलने के लिए बलि साधक नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी को कहा जाता है, अर्थ को कहा जाता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71 भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर जल की अधिकता के कारण यह नीला दिखाई देता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और देखिए, मंगल ग्रह को इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की अधिकता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और देखिए, मंगल ग्रह आपका चट्टानी ग्रह है। और देखिए, शुक्र ग्रह वीनस हो जाएगा, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। देखिए, शनि ग्रह यह अपने शानदार छल्लों रिंग्स के लिए जाना जाता है। और देखिए, बृहस्पति ग्रह जुपिटर यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है तो वह बृहस्पति ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा हिमाद्री और महान हिमालय कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी। तो कमेंट करके आप लोग सभी जरूर बताइएगा। देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे सतत कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो वह हो जाएगा नर्मदा नदी। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के पास अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है
और देखिए अन्य नदियाँ जो ऑप्शन दिया है, जैसे तीनों नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी और कावेरी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो महानदी और गोदावरी नदी और कावेरी नदी देखिए पूर्व की ओर से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े भूभाग लगभग 43% पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सबसे बड़े भूभाग लगभग 43% में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिएगा इस क्लास को। जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। देखिए भारत के सबसे बड़े भूभाग में लगभग 43% या अधिक पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में देखिए सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदानों जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान और तटीय क्षेत्र में फैली हुई हैं और ये अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन सी जोड़ी के पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह हो जाएगा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए सौर मंडल में बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस ही ऐसे दो प्रमुख ग्रह होते हैं जिनका कोई भी प्राकृत उपग्रह चंद्रमा नहीं होता है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कारीगरों को राजा को कर के रूप में क्या देना पड़ता था? तो कारीगरों को राजा को कर के रूप में क्या देना पड़ता था? तो वह हो जाएगा महीने में 1 दिन का श्रम और काम देना पड़ता था। देखिए समझते हैं। देखिए प्राचीन काल में विशेषकर महाजनपद काल के दौरान शिल्पकारों या कारीगरों जैसे बुनकर या लोहार को राजा के लिए महीने में 1 दिन मुफ्त काम करके अपना कर टैक्स चुकाना पड़ता था। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो रही हैं उसको जाके ज़रूर देखिए। देखिए सभी इम्पॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए। हिस्ट्री और जियोग्राफी की इतनी प्रैक्टिस करा देंगे एग्ज़ाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।